गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पीएच निकालना सीख लिया है, एसिड से, बेस से, है ना। मतलब हमने बेसिकली कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है जिस तरीके से भी पीएच के क्वेश्चंस हमारे बन सकते थे। लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने थियरी ऑफ इंडिकेटर देखा था, उसके पीछे हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन देखा था, उसके पीछे हम लोगों ने बफर देखा था, उसके पीछे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मतलब ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट सब चीजें कर ली हैं डिस्कस जो भी एसिड बेस से रिलेटेड हो सकती थी। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें सॉल्ट के बारे में देखना है। सॉल्ट क्या होता है, किस तरीके से सॉलिबिलिटी होती है उसकी, और क्या उसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है। तो ये लास्ट हेडिंग है, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बेसिकली 3 पार्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम होता है अपना। तो ये लास्ट पार्ट है, हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम लोग। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझने से पहले हम लोग ये देख लें कि सॉल्ट जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली सॉल्ट जो है हमारे पास दो तरीके के दिखाई देंगे आपको। एक सॉल्ट ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर के अंदर डाल दो, जैसे NaCl को आप उठा के डालो पानी में अंदर तो कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है। और दूसरे होते हैं स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, उनके अमाउंट को अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे तो पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता है, कुछ अमाउंट उसका सॉलिड फॉर्म में रह जाता है। तो बेसिकली हम लोग सॉल्ट को दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। तो पहले हम लोग डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। पहले हम लोग सॉल्ट को समझ लें, फिर उसकी सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में बेटा सबसे पहला टाइप है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट किन सॉल्ट्स को बोलेंगे? ऐसे सॉल्ट जो पूरी तरह से वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स में हम लोग ये लिखेंगे सॉल्ट्स विच आर हाईली सॉल्युबल, या कंप्लीटली सॉल्युबल बोल दें, सॉल्ट्स विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल, सॉल्ट्स विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा सॉल्ट्स जो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलते हैं। इन जनरल अगर बोला जाए तो इनकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? वेरी हाई। इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? काफी ज्यादा होती है, तभी ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है। ठीक है, ये हमारे पहले तरीके के सॉल्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करो तो ऑल नाइट्रेट्स, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं पर जनरली जितने नाइट्रेट्स होते हैं ना, हमारे नाइट्रेट वाले कंपाउंड, वो सब क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना। कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, है ना, अमोनियम आयन, इन सब के जो कंपाउंड्स हैं जनरली ये भी क्या होते हैं? आर वाटर सॉल्युबल। इनके भी कंपाउंड को हम लोग जनरली क्या लेते हैं? वाटर सॉल्युबल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया NaCl, NaCl जो है वाटर सॉल्युबल है। तो पहले सॉल्ट्स होते हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। सेकेंड टाइप का जो सॉल्ट है बेटा स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। देखो, तो स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्ट्स जो पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होते हैं, मतलब जिनको या तो नेग्लेजिबली सॉल्युबल बोल सकते हैं या तो इनसॉल्युबल भी बोला जाता है इनडायरेक्टली, है ना। तो स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का मतलब होगा हमारे लिए सॉल्ट्स विच आर इनसॉल्युबल बोल सकते हैं, सॉल्ट्स विच आर इनसॉल्युबल और नेग्लिजिबली सॉल्युबल, और नेग्लिजिबली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ऐसे सॉल्ट्स जो या तो इनसॉल्युबल हो, जो घुले ही ना, या फिर सॉल्युबल तो हो लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट में सॉल्युबल हो वाटर के अंदर, उस तरीके के सॉल्ट को बोलते हैं हम लोग स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और इन जनरल अगर बोला जाए तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी, इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है बेटा? नेग्लिजिबल होती है। इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी? नेग्लिजिबल। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे अगर पूछ ले कोई कि इसमें कैसे एग्जाम्पल्स आएंगे,
तो इसमें एग्जांपल्स बेटा जो जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जैसे AgCl हो गया आपका, AgBr, AgI, ठीक है। इस तरीके के जितने भी फॉस्फेट वाले कंपाउंड होते हैं, ऑल फॉस्फेट, ठीक है, सल्फाइड वाले जो होते हैं एटसेट्रा, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं बेटा, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के अंदर। मतलब ये इस तरीके का सॉल्ट होगा जो पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। तो जैसे अगर जो लोग प्रेसिपिटेट बनाएंगे, इनडायरेक्टली मीनिंग ये है जो लोग प्रेसिपिटेट बनाएंगे वो लोग स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहलाएंगे। जैसे AgCl देखो, AgCl के बारे में हमें पता है कैसा प्रेसिपिटेट बनाता है बेटा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। AgBr कैसा बनाता है, लाइट येलो, है ना, ये मैंने आपको इनऑर्गेनिक में बताया था आपको जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे। व्हाइट कलर का पीपीटी, लाइट येलो कलर का। AgI कैसा बनाता है आपका, डार्क येलो कलर का पीपीटी बनाता है, ठीक है। तो जनरल मीनिंग यही है, जो लोग प्रेसिपिटेट बनाएंगे उनको स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलते हैं, और जो प्रेसिपिटेट नहीं बनाते उनको हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स बोला जाता है। और हमें जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़नी होती है बेटा, वो स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए पढ़ना है, ना कि हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए। जैसे मैंने आपको आइडिया दिया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनसे कंपेयर कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते थे, जो 100% डिसोसिएट होते थे, है ना, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट नहीं होते थे। अब जैसे उसमें एसिड और बेस होते थे, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते थे बेटा, उनके लिए के की वैल्यू नहीं दिया होता कभी, है ना, उनका के भी नहीं दिया होता। लेकिन जो वीक होते थे उनका के और के भी दिया होता है। इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिस सॉल्ट का दिया होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिस सॉल्ट का दिया होगा वो हमारे लिए स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा, ना कि हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। तो इसका मतलब हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है बेटा, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स को पढ़ना है हमें, ठीक है। तो अब देखो इसमें जरा सा एक चीज हम लोग नोट करके लिख सकते हैं यहां पे, कि हमें जो ध्यान रखने वाली चीज है, ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो लोग प्रेसिपिटेट बनाएंगे वो किस में आएंगे, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और जिनका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा वो किस में आते हैं, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स के अंदर। तो ये भी एक आइडिया हम लोग ले सकते हैं। तो यही लिखूंगा मैं, इफ पीपीटी फॉर्म, अगर प्रेसिपिटेट बन गया बेटा, तो प्रेसिपिटेट बनने का मतलब ये कैसा हो गया, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो ये हमारा स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और अगर आपका प्रेसिपिटेट नहीं बना है, डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट बना ही नहीं, तो प्रेसिपिटेट किसका नहीं बनेगा, जो पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा कैटेगरी में किसमें, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट की कैटेगरी में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा इस बात को, जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं स्प्रेंगली सॉल्युबल, और जो नहीं बनाएंगे वो हमारे हाईली सॉल्युबल सॉल्ट में आते हैं। और हमें जो पढ़ना है सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, वो हमें हाईली सॉल्युबल का नहीं पढ़ना, हमें किसका पढ़ना है, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का पढ़ना है। क्योंकि इनके अंदर देखो आप पीपीटी बनेगा, और इन्हीं का हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी क्या होगी उस चीज को निकालेंगे। और सॉल्युबिलिटी इनकी क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल होने का मतलब बेटा, जैसे क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं समझाता हूं आपको, जैसे दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको यही करा रहा हूं। देखो इसके रिस्पेक्ट में आपसे दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला प्रॉब्लम ये है, विच इज सॉल्युबल, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, विच इज सॉल्युबल, NaCl और AgCl, पहला क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। और सेकंड प्रॉब्लम दे रहा हमें, अरेंज AgCl, AgBr, AgI in decreasing order of their solubility, in decreasing order of their solubility। तो कैसे आंसर करेंगे बेटा, विच इज सॉल्युबल, NaCl और AgCl, पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, तो AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है तो सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन NaCl हमारा कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, तो विच इज सॉल्युबल का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, NaCl। तो NaCl विल बी द आंसर। NaCl हमारे लिए क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और AgCl की बात करोगे तो AgCl क्या हो जाएगा बेटा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन को देखो, अरेंज AgCl, AgBr, AgI इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो ये हमने पढ़ा था फजान्स रूल से, AgCl की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, AgBr की उससे कम, और AgI की सॉल्युबिलिटी
सबसे कम होती है। क्या रीजन है इसमें? रीजन क्या है ये ऑर्डर होने का? फजान्स रूल याद है हमें? फजान्स रूल के हिसाब से क्या होगा? देखो, इसका रीजन है हमारा फजान्स रूल। और फजान्स रूल में हमने क्या सीखा था बेटा? अगर एनायन की साइज मतलब आर माइनस की साइज बड़ी होती है, जितना बड़ा एनायन होगा, आर माइनस मतलब साइज ऑफ एनायन, आर माइनस का मतलब साइज ऑफ एनायन। तो अगर साइज ऑफ एनायन, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, साइज ऑफ एनायन, आर माइनस का मतलब साइज ऑफ एनायन। तो साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा बड़ा होता है, साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसका पोलराइजेशन, याद है एनायन के केस में पोलराइजेशन डिफाइंड होता था और केटायन के केस में पोलराइजिंग पावर। तो जिस एनायन का साइज जितना ज्यादा होता है, उसका पोलराइजेशन भी उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि उसका बड़ा साइज होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना जल्दी डिफॉर्म होगा, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। और अगर बेटा पोलराइजेशन ज्यादा होता था तो कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में क्या बोलेंगे? कोवैलेंट कैरेक्टर भी उसका उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि आयनाइन का पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी उस आयनिक कंपाउंड में क्या होगा? ज्यादा। और हमने पढ़ा ही है कोवैलेंट कंपाउंड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, वाटर के अंदर जल्दी घुलते नहीं है। आयनिक कंपाउंड वाटर में जल्दी सॉल्युबल होते हैं, कोवैलेंट जल्दी सॉल्युबल नहीं है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी बेटा? कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो उस बेसिस पे आंसर क्या हो जाएगा? क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में सबसे बड़ा साइज का कौन होगा? आयोडाइड। ब्रोमाइड उससे छोटा, सबसे छोटा क्लोराइड। नीचे की तरफ जा रहे हैं ग्रुप में, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे छोटी साइज का ये है, उससे बड़ा साइज ये है, उससे बड़ा साइज ये है। जितना बड़ा साइज होता जाता है उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा, तो उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो जाती है? कम हो जाती है उसकी। तो उस बेसिस पे आंसर क्या हो जाएगा? इस तरीके का। अब आप अगर इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करो बेटा, तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कैसे? देखो, पहले में तो आपने पूछा, बोला कि NaCl सॉल्युबल है, AgCl इनसॉल्युबल है, और दूसरे क्वेश्चन में आप कह रहे हैं कि AgCl AgBr से ज्यादा सॉल्युबल है AgI से, मतलब मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी है? AgCl की। ऊपर आपने कह दिया कि AgCl इनसॉल्युबल है, और नीचे बोल रहे हैं AgCl की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो दोनों क्वेश्चन अपने अपने जगह पे सही है ना? पहला क्वेश्चन अपनी जगह पे सही है, दूसरा क्वेश्चन अपनी जगह पे सही है। ये जो मैं कंपेयर कर रहा हूं सॉल्युबिलिटी, ये तीनों ऐसे सॉल्ट्स हैं जो नेग्लेजिबल सॉल्युबल हैं। जो कैसे हैं? नेग्लेजिबली सॉल्युबल इन वाटर हैं, या इनसॉल्युबल भी बोला जाता है जनरली, कॉमनली। इनसॉल्युबल वर्ड क्यों बोला जा रहा है इनको? देखो समझा रहा हूं उसका तरीका। नॉर्मल टेम्परेचर जो है अपने पास, रूम टेम्परेचर के ऊपर, अगर आप 100 ml पानी ले लोगे तो उसमें लगभग 25 to 30 ग्राम के आसपास आप सॉल्ट को डिजोल्व कर सकते हो, NaCl को। और उसी में अगर AgCl को डिजोल्व करना हुआ तो AgCl का बेटा 0.0001 मतलब 0.1 मिलीग्राम केवल डिजोल्व होता है। तो एक चीज का 25 ग्राम के आसपास डिजोल्व हो रहा है, और एक दूसरे सब्सटेंस का 0.1 मिलीग्राम, 0.1 मिलीग्राम मतलब समझ रहे हो? 0.0001 ग्राम। तो इतना कम अमाउंट अगर डिजोल्व हो रहा है, और उसी टेम्परेचर पे सेम 100 ml के अंदर NaCl का अगर 25 ग्राम डिजोल्व हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या है? ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल ही है ना। और नेग्लेजिबल क्या, नेग्लेजिबल बोलने से अच्छा है कि वो इनसॉल्युबल ही बोल दिया जाए, क्योंकि वो तो घुल ही नहीं रहा है ना बिल्कुल। 0.1 मिलीग्राम, समझे क्या बात को? तो जो हमारे पास हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, तो इनके बारे में कोई बात नहीं करनी। हमें जो पढ़ना हो किसके बारे में पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किनके बारे में पढ़ना है? स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में। और स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे AgCl, AgBr, ये सब हमारे जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी पढ़नी है, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत माइनर अमाउंट में होगी, तो उसी चीज को हमें इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर आपने 25 ग्राम डाला NaCl का, है ना, तो मैंने बताया अभी कि वो सॉल्युबल है, लेकिन AgCl जो है उस तरीके का सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि उसका 0.0001 जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इंडिविजुअली आपस में करेक्ट है। ये अगर विथ रिस्पेक्ट टू NaCl बात करो तो इनसॉल्युबल ही बोलना सही है, लेकिन इनमें अगर कंपेयर करवाए तो ये सब के सब इनसॉल्युबल हैं, कोई घुलने वाले नहीं है, बहुत कम घुलेंगे। तो उनमें अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सॉल्युबल है, तो AgCl आंसर होगा। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है, मैंने आइडिया दे दिया आपको, हमें जो पढ़ना है स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए पढ़ना है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। तो क्या होते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, अब उसी को हम लोग देखने चल रहे हैं। तो उसको समझने के लिए, जैसे हमें अगर बात किया जाए NaCl, है ना,
तो हमारा जो सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइंड होगा वो किसके लिए होगा बेटा? स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए ही डिफाइंड होगा, है ना, इसी सॉल्ट्स के लिए हमारा ये डिफाइंड होगा। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट का कोई भी मीनिंग नहीं है। तो अब इसको समझेंगे कैसे? जैसे मान लो NaCl का मैंने बताया लगभग 25 ग्राम डिजोल्व हो जाता है। अगर मैंने NaCl के 20 ग्राम डाल दिए बेटा, तो 20 ग्राम तो पूरी तरह से घुल जाना है रूम टेम्परेचर पे 100 ml पानी में। लेकिन अगर AgCl का मैंने आधा ग्राम भी डाला तो आधा ग्राम का केवल 0.0001 मतलब 0.1 मिलीग्राम केवल डिजोल्व होगा। तो कुछ पार्ट सॉलिड में रह जाएगा और कुछ पार्ट किसमें चला जाएगा? एक्वस फॉर्म में। तो वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है किनके लिए? इनसॉल्युबल वाला या फिर स्प्रेंगली सॉल्युबल जो नेग्लिजिबली सॉल्युबल होते हैं उनके बीच में, है ना। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स में तो कोई इक्विलिब्रियम का चांस ही नहीं है। क्यों? हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम तो होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम होने के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी। तो रिएक्टेंट हमारे लिए यहां पे क्या बनता जाएगा? सॉल्ट। और प्रोडक्ट क्या होंगे? उसके आयंस। तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स में तो पूरी तरह से वो डिजोल्व हो जाएगा 100%, लेकिन इनसॉल्युबल सॉल्ट 100% डिजोल्व होता नहीं है, तो उसी के अंदर इक्विलिब्रियम हमारा स्टैब्लिश होगा। तो देखो, जैसे सपोज करो हमने ले लिया कोई AB सॉलिड। अब हम लोग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और सॉलिबिलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जैसे AB सॉलिड को बेटा उठा के पानी में डालोगे, ये हमारे लिए जो AB सॉलिड है, किस तरीके का सॉलिड लिया है मैंने? स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया है मैंने, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो अगर ये स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है तो ये पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होगा, और पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होगा बेटा तो ये क्या करेगा? कुछ फॉर्म इसका एक्वस में चला जाएगा। कुछ फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? एक्वस में चला जाएगा। ये स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है, पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होगा, तो कुछ फॉर्म जो इसे ही वाटर में डालेंगे किसमें चला जाएगा? AB एक्वस में। और अनडिसोसिएटेड पार्ट और डिसोसिएटेड पार्ट में क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम। उसी को क्या बोलते थे? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखो यहां से यहां जो स्टेज हो रहा है, यहां से यहां तक जो स्टेज हुआ, ये हमारा क्या हुआ? डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन, है ना, ये डिजोल्व हुआ है जाके उसके अंदर। लेकिन हमें ये भी पता है कि कोई भी चीज, जैसे NaCl एक्वस लिखने का मतलब क्या होता है? NaCl एक्वस में क्या? NaCl सॉलिड फॉर्म में रहेगा क्या? अपने आंश में टूट जाएगा ना, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। तो इसी तरीके से ये AB एक्वस में तो नहीं रहेगा, ये किस में टूट जाएगा बेटा? A प्लस एक्वस और प्लस B माइनस एक्वस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर टूट जाएगा, है ना, उस तरीके से नहीं रहेगा। तो ये AB एक्वस से A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस, ये वाला जो चीज हो रही है, ये क्या है आपका? यहां से यहां जो हो रहा है, दिस इज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, ठीक है, ये क्या हो गया? उसका डिसोसिएशन हो गया। तो अब ध्यान से समझना इस चीज को। अगर सपोज करो इसके मैंने 5 मोल लिए हैं, कितने लिए? सॉलिड फॉर्म में 5 मोल, और उसकी सॉलिबिलिटी मान लो मैंने कहा कि उसकी सॉलिबिलिटी है 0.01 मोल। तो 5 मोल में से कितना चला जाएगा बेटा? 0.01 मोल किसमें चला जाएगा? एक्वस फॉर्म में। और अगर वो 0.01 मोल 100% अपने आयंस में टूट गया, तो 0.01 इसका भी कंसंट्रेशन, 0.01 इसका भी कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो 100% नहीं टूटेगा, 80% टूटेगा, तो इनके कंसंट्रेशन चेंज हो सकते हैं। पर जेई में आज तक कभी हमें क्वेश्चंस 100% के अलावा कभी पूछा ही नहीं। हम लोगों का हमेशा क्वेश्चन कैसा आया है कि 100% डिसोसिएशन ही मान के वो चलता है, ठीक है। तो उसको भी अभी समझा रहा हूं मैं क्या रोल है। तो अब देखो, डिसोल्यूशन होता है पहले, बाद में क्या हो गया? उसका डिसोसिएशन। तो हमें क्या AB एक्वस हमें ये दिखाई देने वाला है क्या सॉल्यूशन के अंदर? हमें तो ये कभी दिखाई नहीं देगा। हमें तो सीधा क्या दिखाई देगा बेटा? हमने जो भी AB सॉलिड डाला, इसका कुछ पार्ट किस में चला गया? A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस में चला गया, ठीक है। कुछ पार्ट, 100% नहीं, कुछ पार्ट केवल इसका किसमें चला गया? A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस। इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए अगर मैं कांस्टेंट K डिफाइन करता हूं, तो K इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? बोलो बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB, यही लिखेंगे हम लोग। चूंकि AB देखो एक क्या है? सॉलिड है, और मैंने आपको सिखाया है कि AB अगर सॉलिड है तो सॉलिड को कभी भी इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में नहीं लिया जाता। तो ये कांस्टेंट ही है, इसको हमने कांस्टेंट ही माना है। तो अगर मान लो इस कांस्टेंट को मैं इधर ही शिफ्ट कर लूं कि एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को एक नया कांस्टेंट का नाम दे दिया जाए, और उसे क्या लिख देता हूं मैं? KSP। क्या लिख दिया जाता है? KSP। S सॉलिबिलिटी, P मतलब प्रोडक्ट,
और के एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस। ठीक है बेटा, तो ये जो KSP निकला, KSP मतलब बेसिकली अगर ए बी टाइप का सॉल्ट लिया आपने, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो उसका KSP किसके बराबर है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। और यहां पे हम लोग KSP को ही बोलते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ये KSP क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास देखो एक कांस्टेंट हमने पढ़ा था K और एक पढ़ा था KB। के किसके लिए आता था, एसिड के लिए, केबी किसके लिए, बेस के लिए। कौन से एसिड और बेस के लिए, स्ट्रॉन्ग की वीक, तो ये वीक पार्ट के लिए आते थे, वीक एसिड और वीक बेस। तो KSP भी किसके लिए डिफाइंड हो रहा है बेटा हमारा, ये डिफाइंड होता है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग KSP के बारे में यहां पे लिख लेते हैं। KSP के बारे में क्या लिखेंगे, KSP इज ए कांस्टेंट, KSP इज ए कांस्टेंट known as solubility product constant. KSP is a constant known as solubility product constant, and it is defined only for sprangly soluble salt. इट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये केवल किसके लिए डिफाइंड होता है बेटा, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए ही डिफाइंड होगा। ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इट्स वैल्यू विल बी कांस्टेंट है, तो वैल्यू क्या रहेगी, गिवन। इट्स वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, इट्स वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, गिवन रहेगी। विच चेंजेज ओनली एंड ओनली विथ टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू केवल और केवल किससे चेंज होगी, टेम्परेचर से। तो देखो आप इस चैप्टर के अंदर एक नया कांस्टेंट आपके पास क्या आ गया, KSP। हमने अभी तक 3 कांस्टेंट देखे थे, एक देखा था KW वाटर का होता था डिसोसिएशन कांस्टेंट, K मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और KB मतलब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और एक चौथा कांस्टेंट आया जिसका नाम क्या है, KSP। और ये KSP मतलब किसका है, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो जितने भी कांस्टेंट है उन सब की वैल्यूज मैंने बताया आपको क्वेश्चन में हमेशा क्या रहती है, गिवन, और डिपेंड किस पे करते हो, टेम्परेचर पे। KW हमें याद रखना है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो KW की वैल्यू 10⁻⁻14 वो हमें याद रखना है। बाकी K की बात करो किसी एसिड के लिए, वीक एसिड का, या KB की बात करो, है ना, तो वो हमेशा प्रॉब्लम में क्या रहेगा, गिवन। और इवन अब किसी क्वेश्चन में आपको KSP की वैल्यू अगर गिवन है तो KSP गिवन होने का मतलब है कि वो कैसा सॉल्ट हो गया, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो जाएगा बेटा। और जिसका KSP गिवन नहीं है वो कैसा सॉल्ट होगा हमारा, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होगा। समझे क्या, जैसे K दिया रहता था तो क्या बोलते थे, वीक एसिड, और K नहीं गिवन होता जिसका वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता था। KB गिवन है तो वीक बेस, KB नहीं गिवन होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरीके से अगर KSP की वैल्यू गिवन है तो वो स्प्रेंगली सॉल्युबल कहलाएगा, और KSP की वैल्यू नहीं गिवन है तो वो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट हमारे लिए कहलाएगा। समझ गए, लिंक कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो, तो ये हमारा KSP, और मैंने बताया कांस्टेंट जितने भी हैं वो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, केवल और केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। चाहे K की बात करो, चाहे KB की, चाहे KW की, चाहे KSP की, सब किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, टेम्परेचर के ऊपर हमारे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर चेंज करने से हमारी KSP वगैरह की वैल्यूज क्या हो सकती है, चेंज की जा सकती है। समझ गए हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि रोल है, टेम्परेचर बदलने से क्या होगा, KSP की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उस समय जैसे आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हो सकता है डिजोल्यूशन क्या हो जाए उसका ज्यादा, और डिजोल्यूशन अगर ज्यादा हो गया बेटा आपका तो पता है उसके आयंस के कंसंट्रेशन भी बढ़ सकते हैं, तो आयनिक प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मीनिंग था KSP का। अब इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, KSP को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल रहे हैं। KSP को क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब मीनिंग समझ लेते हैं जरा, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी को भी समझ ले पहले कि सॉल्युबिलिटी किसको बोलेंगे।
तो सॉलिबिलिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अपने पास, उसे ही मैं लिख रहा हूं सॉलिबिलिटी। अब हमने अगर सॉल्यूशन चैप्टर याद हो तो उसमें देखा था 3 तरीके के सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड। क्या बताया था मैंने बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर उतने ही अमाउंट में आपने डिजोल्व किया है जिसपे वो सैचुरेट हो जाए। सैचुरेट मतलब मैक्सिमम उतने अमाउंट को आप डिजोल्व कर सकते हो उसके अंदर। जैसे अभी मैंने बताया नॉर्मल टेम्परेचर पे 100 ml में आप 25 ग्राम NaCl को डिजोल्व कर लीजिए। तो क्या होगा अगर मैंने 30 ग्राम डिजोल्व करने की कोशिश की, तो वो कुछ अमाउंट और जितना डिजोल्व हो सकता है उतना डिजोल्व हो जाएगा, बाकी बचा रह जाएगा अनडिजोल्व फॉर्म में, तो उसको सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे। और जितना डिजोल्व कर सकते हैं तो उससे कम अगर डिजोल्व करेंगे तो अनसैचुरेटेड। तो जो सॉलिबिलिटी डिफाइंड होती है ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होती है, मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं। तो सॉलिबिलिटी तो हम लोग ये लिखेंगे, इट इज डिफाइंड फॉर saturated solution, it is defined for saturated solution। किसके लिए डिफाइंड है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। एंड डिफाइंड एज किस तरीके से डिफाइन किया गया बेटा? मैक्सिमम मास ऑफ, डिफाइंड एज मैक्सिमम मास ऑफ ए सोल्यूट, मैक्सिमम मास ऑफ सोल्यूट लिख लेते हैं, मैक्सिमम मास ऑफ सोल्यूट विच कैन बी, मैक्सिमम मास ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजोल्व, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म, which can be dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution, at any given particular temperature, तो ये सॉलिबिलिटी का मीनिंग होता है बेटा। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है? ये किसके लिए डिफाइंड है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। और ये डिफाइन कैसे है? मैक्सिमम मास ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान रखना है ना, जो डेफिनेशन दी जाती है वो किसके रिस्पेक्ट में दी जाती है? 100 ग्राम वाटर के, 100 मोल 100 ग्राम। तो जो सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन है, डिफाइंड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिफाइंड एज मैक्सिमम मास ऑफ सोल्यूट, कितना आप मैक्सिमम मास ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हो, किसके अंदर? 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सके किसी भी गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। क्योंकि हम टेम्परेचर को बदलेंगे तो हमें पता है सॉलिबिलिटी भी बदल सकती है। 100 ग्राम में हो सकता है 25 ग्राम NaCl अगर डिजोल्व हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो हो सकता है मैं 40 ग्राम भी डिजोल्व कर सकता हूं उसके अंदर। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिबिलिटी डिफरेंट होगी ही। टेम्परेचर को बदलोगे तो सॉलिबिलिटी की वैल्यू भी क्या हो सकती है? बदल सकती है। तो इसलिए सॉलिबिलिटी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है, मैक्सिमम मास ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम पानी में घोलना है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिबिलिटी का मीनिंग है। KSP भी मैंने समझा दिया। KSP का मतलब क्या है बेटा? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है। और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट किसके लिए डिफाइन है? स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में क्या रहती है? गिवन ही रहती है। अब ये अलग बात है KSP कैलकुलेट करवाएगा तो अदर इंफॉर्मेशन देगा, पर KSP की एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? गिवन, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो जो सॉलिबिलिटी हम लोग KSP के लिए डिफाइन करते हैं तो उसे भी मैं लिख देता हूं। फॉर KSP के लिए जो है solubility is expressed, for KSP solubility is expressed in मोल पर लीटर। ध्यान रखना बेटा, है ना, किस में एक्सप्रेस किया जाता है? मोल पर लीटर। एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एस। किससे डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। तो ये चीज भी इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। किस KSP के लिए, फॉर KSP सॉलिबिलिटी किस में एक्सप्रेस किया जाता है बेटा? मोल पर लीटर में। डेफिनेशन किस में है? 100 ग्राम ऑफ वाटर में। मैक्सिमम मास ऑफ सोल्यूट
डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये हमारा डेफिनेशन है सॉलिबिलिटी का। लेकिन केएसपी के लिए सॉलिबिलिटी किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करेंगे, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, एस लेटर से इसको डिनोट करते हैं सॉलिबिलिटी को केएसपी के लिए। ठीक है, तो अब यही हमें देखना है केएसपी और एस में क्या रिलेशन है। इस केएसपी में सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और एस मतलब क्या, उसका सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और सॉलिबिलिटी में क्या हमारा रिलेशनशिप होता है, तो अब उसी को हम लोग देखते हैं। तो आई होप कि ये मीनिंग क्लियर हो गया कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से हमें डिफाइन किया है, सॉलिबिलिटी क्या होती है, और केएसपी के लिए मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करेंगे, और सॉलिबिलिटी को किससे डिनोट करेंगे, एस लेटर से। तो अब केएसपी और एस में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन केएसपी एंड एस, कि केएसपी और एस में किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो मतलब यहां से अब हम लोग एक तरीके का न्यूमेरिकल अप्रोच में जा रहे हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट था किस तरीके से होता है, अब हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल अप्रोच में जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन केएसपी एंड एस, रिलेशन बिटवीन केएसपी एंड एस मतलब सॉलिबिलिटी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अलग अलग तरीके के सॉल्ट के लिए केएसपी और एस का रिलेशन देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 4 कैटेगरी में सॉल्ट को बांटेंगे। सबसे पहला होगा बेटा 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट, 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट, या जिसे हम लोग बोलेंगे एबी टाइप सॉल्ट, एबी टाइप बोलेंगे। ठीक है, तो 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट का मतलब एबी टाइप सॉल्ट। एबी टाइप सॉल्ट का मतलब क्या बेटा, हमारे पास जो भी एबी सॉल्ट है सॉलिड फॉर्म में ही रहने वाला है, तो ये अपना डिसोसिएट होगा किसके अंदर बेटा, इसका कुछ अमाउंट केवल डिजॉल्व होगा। पहले ही मैं बता रहा हूं सॉल्ट कैसा है, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो पूरा तो डिजॉल्व नहीं होगा, उसका केवल कुछ अमाउंट डिजॉल्व होगा, और जो अमाउंट एक्वस फॉर्म में जाएगा वो एक्वस फॉर्म में तो रहने वाला नहीं, वो किस में टूट जाएगा, A+ एक्वस साइन B- एक्वस में वो टूट जाएगा। पहले केटायन होता है बाद में एनायन, इस तरीके से। ठीक है, तो टूट जाएगा। अब मान लो इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी बेटा हमने कह दिया कितना, एस है। इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी कितनी है, एस है। सॉल्ट की सॉलिबिलिटी एस से मीनिंग क्या है, सॉल्ट की सॉलिबिलिटी एस होने का मीनिंग क्या है, कि अगर इस सॉल्ट का अगर मान लो मैंने 5 मोल लिया होता है, इस सॉल्ट का मेरे पास 5 मोल है, तो 5 मोल में से उसका कितना केवल डिजॉल्व होगा, 1 लीटर के अंदर एस मोल डिजॉल्व होगा, क्योंकि एस मोल पर लीटर में डिफाइन करेंगे। तो अगर इसके 5 मोल लिए हैं मैंने, तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी एस है, तो मतलब इसको कितना सॉलिड में रह जाएगा, 5 - एस बचा रहेगा, और कितना डिजॉल्व होगा, केवल एस मोल इसका क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस सॉलिड की सॉलिबिलिटी बेटा एस है, तो A+ और B- का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो A+ का कंसंट्रेशन भी S हो जाएगा, B- का भी कितना हो जाएगा, S, क्योंकि देखो 1:1 में सब मौजूद है। तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है, सॉलिबिलिटी का मतलब अभी मैंने बताया, सॉलिबिलिटी S होने का मीनिंग क्या हुआ, कि अगर इसके 5 मोल है तो इसका S मोल क्या हो गए, डिजॉल्व हो गए, और S मोल डिजॉल्व हो गए बेटा, तो A+ के कितने बनेंगे, S मोल ही बनने वाले हैं, S मोल पर लीटर, और B- के भी कितने मोल बनेंगे, S मोल। अगर यहां कोएफिशिएंट 2 होता तो इसका S मोल डिजॉल्व होता, तो इसका कितना बन जाता, 2S बन जाता। समझे क्या बात को। और ये भी ध्यान रखना जरा सा इसमें, ये तब होगा जब ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। कब हो रहा है ये, 100% डिसोसिएट हो रहा है। कब, 100%। पहले एक चीज यहां मैं बता दूं, देखो बेटा जो सॉल्ट है, सॉल्ट के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सॉलिबिलिटी। सॉल्ट के लिए एस का मीनिंग क्या होगा हमारे लिए, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी वर्ड यूज होता है सॉल्ट के लिए। और आयन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कंसंट्रेशन। आयन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कंसंट्रेशन। तो सॉल्ट के लिए हम लोग सॉलिबिलिटी वर्ड यूज करेंगे, और जब आयन की बात करूंगा तो आयन के लिए इसको सॉलिबिलिटी ना बोल के क्या बोलूंगा मैं, कंसंट्रेशन बोलूंगा। तो ये भी ध्यान रखना है ना इस चीज को, कि सॉल्ट की सॉलिबिलिटी होती है, सॉल्ट के केस में क्या बोला जाता है, सॉलिबिलिटी, और आयन के केस में उसी चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो अभी जो मैं कह रहा हूं कि अगर सपोज करो इसकी सॉलिबिलिटी एस है, जो भी हम सॉल्ट लेंगे ना, हर सॉल्ट की सॉलिबिलिटी हम क्या मान के चलेंगे, एस। तो सपोज करिए इसकी सॉलिबिलिटी अगर एस है,
AB सॉल्ट की सॉलिबिलिटी कितनी है? S। मीनिंग क्या है? S मोल इसका डिजोल्व होने वाला है। आप जितना भी मोल ले लो उसमें से केवल S मोल डिजोल्व होगा। जैसे मैंने अभी समझाया था AgCl का बेटा है ना 0.0001 ग्राम है ना 0.001 ग्राम। आप कितना भी मास ले लो उसका डिजोल्व केवल कितने होने वाला है? 0.001 ग्राम उसका AgCl का डिजोल्व होगा एट रूम टेम्परेचर। तो अगर उसका 0.0001 ग्राम अगर डिजोल्व हो रहा है तो उसमें Ag प्लस उतना ही बनेगा और B माइनस भी उतना ही बनेगा। ये कब? जब 100% डिसोसिएट हो रहा है। अगर क्वेश्चन में उसने पर्टिकुलरली बोल दिया कि 80% डिसोसिएशन है, जो कि कभी बोला नहीं आज तक, ये भी बता देता हूं मैं, आज तक कभी 100 के अलावा उसने कोई परसेंटेज नहीं दिया है। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि 80% डिसोसिएशन हो रहा है तो बेटा 80% डिसोसिएशन होने का मतलब क्या है? क्या अब सॉलिबिलिटी को कोई फर्क पड़ेगा? सॉलिबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिबिलिटी तो उस सॉल्ट की है, ये डिसोसिएशन की बात हो रही है। तो अगर सॉलिबिलिटी उसकी एस है तो सॉलिबिलिटी अभी भी एस रहेगी। मतलब हमारा 5 मोल लिया था तो एस मोल उसका डिजोल्व होगा, लेकिन अब एस मोल का पूरा एस इसमें नहीं आएगा, पूरा एस इसमें नहीं आएगा, केवल कितना आएगा? 80% आएगा। मतलब ये कितना आएगा? 0.8s हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 0.8s हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर अगर कभी पूछे तो, परसेंटेज कुछ दे के पूछे तो, नहीं तो हम लोग जो जनरल हमेशा पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? 100% के लिए। क्योंकि अब मैं जो भी फॉर्मूला बताऊंगा वो सब किसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा आपका बेटा? 100% डिसोसिएशन के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। कोई भी फॉर्मूला आपका दूसरे परसेंटेज पे रिस्पेक्ट में नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि परसेंटेज कभी चेंज ही नहीं किया है क्वेश्चन में, लेकिन अगर चेंज करता है एडवांस लेवल पे, एक आइडिया दे रहा हूं मैं, परसेंटेज चेंज करेगा तो आप बस उस हिसाब से सॉलिबिलिटी में चेंज कर लेना अपना। लेकिन कभी आज तक परसेंटेज चेंज करने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो हम जितना भी फॉर्मूला पढ़ेंगे या जो भी न्यूमेरिकल, उनमें हमेशा क्या डिसोसिएशन लेके चलेंगे? 100%। तो जो सॉलिबिलिटी दी होगी उसी रिस्पेक्ट में आप बांट देना। अगर 1:2 का रेशियो होता तो इसकी कंसंट्रेशन है, इसका कितना कर देते? 2s कर देते। ठीक है, उस हिसाब से बांट देना। तो अगर इसके KSP का फॉर्मूला अगर कोई मुझसे पूछे तो KSP इज इक्वल टू बेटा क्या होगा? KSP इज इक्वल टू नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का प्रोडक्ट। तो A प्लस का कंसंट्रेशन इंटू B माइनस का कंसंट्रेशन। तो बेटा इसकी जगह पे कितना डालोगे? इसका कंसंट्रेशन कितना आया है? S आया है। अभी मैंने बताया आयन के लिए वही कंसंट्रेशन होगा और सॉल्ट के लिए वो वर्ड क्या कहलाएगी? सॉलिबिलिटी। ये S क्या है? S का मीनिंग है हमारे पास सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट। S का मीनिंग क्या है? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो ये S हो जाएगा। इसके जगह पे भी कितना आ जाएगा? S। तो यहां से आप देख सकते हैं KSP का फॉर्मूला बेटा AB टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए KSP का फॉर्मूला क्या आ गया? अगर कभी AB टाइप का सॉल्ट हो, AB टाइप का सॉल्ट या 1:1 वाला सॉल्ट, तो उसके KSP का फॉर्मूला आ गया S² हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमसे सॉलिबिलिटी पूछ ले तो सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू अंडर रूट में KSP हो जाएगा। तो बस हमको ये डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान में रखने हैं, अगर कभी पूछ ले तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल इसके अंदर मेंशन कर लेते हैं एक दो। जैसे एग्जाम्पल देखो AgCl 1:1 में है, तो AgCl के KSP का फॉर्मूला S²। AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्रेट हो गया आपका, है ना, बेरियम सल्फेट हो गया, इस तरीके के एक्सेट्रा जो भी 1:1 में दिखाई देंगे वो सब एग्जाम्पल किसके होंगे? 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट। तो केवल मैंने एक क्वेश्चन में आपको समझाया, अगर कभी वो डिसोसिएशन को चेंज कराएगा तो इस तरीके से सॉलिबिलिटी आपकी चेंज हो सकती है, पर सॉलिबिलिटी नहीं, कंसंट्रेशन चेंज होगा, सॉलिबिलिटी तो एस ही रहेगी। सॉलिबिलिटी क्या रहेगी? एस। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है? आपने उठा के डाल दिया, वो कितना सॉल्युबल पार्ट है। अब वो सॉल्युबल पार्ट एक्वस में तो रहता नहीं, वो क्या टूटेगा अपने आयंस में। अब ये आयंस का टूटना हो सकता है 100% टूटेगा या 100% नहीं टूटेगा। तो नॉ कॉमनली हमेशा क्या टूटेगा? 100%। ये कभी भी नहीं मिला है आज तक, कभी परसेंटेज चेंज करके पूछा नहीं है। तो अब जो भी डेरिवेशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में? 100% डिसोसिएशन मान के हम लोग करेंगे। तो ये हमारा बेटा पहले टाइप का सॉल्ट था। पहले टाइप का सॉल्ट कौन सा था? 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट। चलो अब सेकंड लेते हैं, दूसरा सॉल्ट देखो ना। अब तुरंत आप समझ सकते हैं किस तरीके से होने वाली है चीजें। तो मैं 2:1 टाइप ऑफ सॉल्ट अब आगे लेता हूं इसे। ठीक है, 1:1 देख लिया ना। अब देखो सेकंड सॉल्ट हो सकता है हमारे पास, सेकंड तरीके का जो सॉल्ट है बेटा 1:2 टाइप ऑफ सॉल्ट। 1:2 बोलो या 2:1 भी बोल सकते हो। 1:2 और 2:1 टाइप ऑफ सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट मतलब क्या हो गया? या तो AB2 रहेगा या फिर
A2B टाइप। ठीक है बेटा, या तो AB2 रहे या फिर A2B टाइप का सॉल्ट रहे। तो इसके अब कैसे डिफाइन करोगे, अब कर सकते हैं हम लोग तुरंत। देखो जैसे मान लो मैंने अगर AB2 ले लिया तो AB2 सॉलिड फॉर्म में, ये सॉल्ट हमारा डिसोसिएट हो रहा है अपना किस फॉर्म में, A प्लस, ए के ऊपर कितना चार्ज आएगा, ये अपोजिट चार्ज आता है ना, ए के ऊपर +2 का चार्ज आएगा, A+2 एक्वस प्लस 2B माइनस एक्वस। ठीक है, सेम वही काम करना है। अगर इसकी सॉलिबिलिटी मैंने S मानी तो बेटा इसका कंसंट्रेशन कितना S, इसका कंसंट्रेशन कितना 2S। ठीक है ना, तो उसका 2S हो जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है। तो KSP का फॉर्मूला बताओ क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ A के ऊपर +2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस के पावर 2। जो कोएफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है, ये बताया मैंने ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका। तो इज इक्वल टू, इसका कंसंट्रेशन कितना रखोगे बेटा, S रखोगे, B की जगह पे कंसंट्रेशन कितना रखोगे 2S, और उसके पावर कितना 2। तो यहां से देखो आपको KSP का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू 4S स्क्वायर। तो यहां से KSP का फॉर्मूला आता है बेटा हमारे पास 4S क्यूब। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ KSP। किसके लिए, AB2 और A2B टाइप का कभी भी सॉल्ट आए तो KSP का फॉर्मूला 4S क्यूब हो जाएगा। या अगर हमसे S सॉलिबिलिटी पूछ ले तो क्यूब रूट लगाना पड़ेगा ना, तो क्यूब रूट ऑफ क्या हो जाएगा, KSP अपॉन 4। तो ये हमारा सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, समझेगा, यही हमें हर सॉल्ट के लिए करना है। जैसे इसमें एग्जांपल मेंशन कर ले हम लोग, जैसे इसमें एग्जांपल क्या होंगे, जो भी AB2 या A2B बनाएंगे, जैसे Ag2CrO4, देखो ये आयन हो गया, ये आयन हो गया 2:1 के रेशियो में। इसी तरीके से जैसे MgCl2 1:2 के रेशियो में सॉल्ट आ गया। ठीक है, जैसे ZnOH2, इस तरीके के सॉल्ट एक्सेट्रा, ये सब हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, 1:2 और 2:1 टाइप ऑफ सॉल्ट। अब डिसोसिएशन मैंने कह दिया, डिसोसिएशन में हमेशा कितना मान के चलूंगा बेटा, 100% मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब इसको आप ना, ये करने की बजाय मैं इसको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। देखो डायरेक्ट कैसे आप कर सकते हो, देखो AB2 का अगर KSP निकालना है तो आप क्या करो, AB2 लिखने का मतलब A का कोएफिशिएंट कितना लोगे 1 और B का कितना है 2। तो आप क्या करो, 1 के पावर 1 कर दो इंटू 2 के पावर 2। 1 के पावर 1 करोगे तो कितना आएगा बेटा 1, और 2 के पावर 2 करोगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4, और इंटू S के पावर दोनों का सम 1 + 2 कितना 3। तो देखो आपका 4S क्यूब, क्या समझे, 1 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू S के पावर दोनों का सम 1 + 2 कितना 3। तो क्या आएगा 4S क्यूब आ जाएगा ना। तो अब डायरेक्ट ये सब लिखना नहीं है हमें, हम लोग जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे करना है, ये तो बस डेरिवेशन पर्पज से मैं सिखा रहा हूं आपको। तो ये हमारा 1:2 टाइप का था। अगला हो सकता है 1:3 और 3:1 टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट 1:3 और 3:1 टाइप ऑफ सॉल्ट। जैसे अब इसमें हम लोग इसे बोलने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म में आप चाहो तो इसे AB3 लिख सकते हो या A3B टाइप। ठीक है, AB3 या A3B टाइप। तो यहां मैंने AB2 को तोड़ा था, तो यहां मैं A3B को तोड़ के दिखाता हूं। अगर सपोज करो A3B सॉल्ट है हमारे पास, ठीक है, तो A3B किस तरीके से टूटेगा बेटा, 1:3 का मतलब क्या है, कैटायन एनायन का रेशियो है, 1:3 हो या 3:1 हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला आएगा, है ना, कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा। A3B को अगर तोड़ू तो यहां मैंने A2B को तोड़ा था ना, AB2 को नहीं, A2B, वहां मैं A3B को तोड़ के दिखा रहा हूं। A3B को तोड़ोगे तो क्या टूटेगा बेटा, ये तो आता है करने, ये जो कोएफिशिएंट होता है इसका चार्ज होता है, इसका कोएफिशिएंट इसका चार्ज होता है, और ये जो नंबर है वो इसके आयंस बताते हैं कितने होंगे। तो 3 कोएफिशिएंट लगाए तो 3A हो जाएगा, और चार्ज कितना डालोगे, क्रॉस से देखा करो, क्रॉस में कितना चार्ज है 1, तो +1 का चार्ज आएगा, प्लस B के ऊपर एक ही रहेगा B का, और चार्ज कितना डालोगे, क्रॉस में भेजते हैं, ये आता है ना करने, तो ये हो जाएगा B-3। ये दोनों किस फॉर्म में, एक्वस, ये भी किस फॉर्म में, एक्वस। ठीक है, तो इसकी सॉलिबिलिटी अगर मैंने S मान ली है बेटा, तो इसकी सॉलिबिलिटी, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 3S, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा S। 100% डिसोसिएशन लेके चलते हैं हमेशा, ये चीज फिक्स कर लीजिए दिमाग में। तो इसकी सॉलिबिलिटी S है तो इसका 3S, उसका कितना हो जाएगा S हो जाएगा। तो बताओ KSP इज इक्वल टू क्या लिखोगे। अच्छा ओरली पहले करो, ओरली कैसे करोगे, ये लगाने की बजाय क्या करोगे, 1 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 कितना होता है बेटा 27, 3 के पावर 3 कितना 27, 1 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 3 कितना हो गया 27, इंटू S के पावर दोनों का सम 3 + 1 कितना 4, तो 27 S के पावर 4 आना चाहिए। तो देखो निकल के भी आएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A+ के पावर कितना 3, कोएफिशिएंट ऊपर जाता है,
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर -3। ठीक है, तो ये आप रख दो वैल्यूज को, एक इसकी जगह पे कितना रखोगे 3s के पावर 3 हो जाएगा, बी माइनस का कंसंट्रेशन कितना है बेटा s, तो ये कितना हो गया आपका 27s के पावर 3 इंटू s। तो आप देखो यहां से KSP का फॉर्मूला क्या आया बेटा 27s के पावर 4, जो मैंने आपको अभी ओरली करना सिखाया, 1 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 3 इंटू s के पावर दोनों का सम, तो 27s के पावर 4। और अगर हमसे सॉलिबिलिटी s पूछ ले तो क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट चला जाएगा ना, तो फोर्थ रूट जाएगा किसका KSP अपॉन 27, KSP अपॉन 27। तो देखो ये हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो आप कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, है ना, एकदम आसान सी चीज होती है, सिंपल तरीके से करना होता है। चलो एक तीसरे टाइप का सॉल्ट है, एक और सॉल्ट का टाइप हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ टाइप का सॉल्ट। जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो बेटा इसमें एग्जाम्पल जैसे जो भी आपका Al+3 आयन के साथ आएंगे, जो भी आपका फॉस्फेट्स के साथ आएगा, है ना, इस तरीके के एग्जाम्पल +3 वाले, जैसे मान लो एक Fe का लिख ही देता हूँ FeOS, इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं 1:3 और 3:1 में आएंगे। फोर्थ कैटेगरी का सॉल्ट मैं ले लेता हूँ, फोर्थ कैटेगरी का सॉल्ट हम लोग ले लेते हैं बेटा, आपका एक और है 2:3 टाइप, 2:3 और 3:2, कुछ भी लिखा हो, टाइप ऑफ सॉल्ट 2:3 हो और 3:2 टाइप ऑफ सॉल्ट, जिसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में या तो A2B3 लिखेंगे या फिर बेटा A3B2 लिखेंगे। देखो A2B3 या फिर A3B2 लिखेंगे, इस टाइप का कोई सॉल्ट हो तो इनमें से जिसको लेना है उससे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने A2B3 को ही ले लिया, ये सॉलिड फॉर्म में, इसको आप डिसोसिएट कराओ बेटा, कैसे कराओगे अभी बता दिया तरीका, ये 2 लगा है मतलब 2 आएगा और A आएगा, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज यहां से जाएगा, तो पहले केटायन होता है तो चार्ज हमेशा प्लस में भेजा करो, प्लस B के कितने आयंस हैं 3, तो यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 भी लिखोगे, और चार्ज कितना भेजोगे, यहां से चार्ज भेजोगे कितना -2, और एक किस फॉर्म में रहेंगे अपने एक्वस, ये भी एक्वस। तो वही फिर से इसकी सॉलिबिलिटी अगर S हो तो इसका कंसंट्रेशन बेटा 2S, इसका कंसंट्रेशन 3S, कोएफिशिएंट के साथ लिखना है, ध्यान रखना। तो KSP का फॉर्मूला बताओ कैसे निकालोगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला जेई में पूछा जा चुका है एक बार, तो KSP इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ A+3 के पावर कितना 2, कोएफिशिएंट पावर में जाता है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B-2 के पावर कितना 3, ठीक है, तो इज इक्वल टू A+3 की जगह पे कितना 2S का स्क्वायर इंटू B-2 की जगह पे बेटा कितना 3S का क्यूब, 3S का क्यूब। अब पहले ओरली करो जरा, इसको ओरली करने का तरीका क्या बताए, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, 2 के पावर 2 करते तो कितना आता 4, 3 के पावर 3 मतलब कितना आता 27, और 27 4 जा कितना होता बेटा 108, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू S के पावर 2 + 3, तो S के पावर कितना 5, मतलब इसका आंसर 108 S के पावर 5 आएगा, है ना। डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं ओरली, जो सिखा रहा हूं मैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू S के पावर 2 + 3, तो वो देखो हम लोग डेराइव भी करेंगे तो वही आने वाला है। यहां से देखो ये कितना हो जाएगा 4S स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये कितना 27S के पावर 3, तो देखो बेटा 4 और 27 का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है 108S के पावर 3 और 2 कितना 5, तो हमारा KSP का आंसर कितना आ जाएगा 108S⁵5, ठीक है, 108S के ऊपर कितना 5 हो जाएगा, ये KSP हो जाएगा हमारे लिए। और अगर हमें S पूछ लिया तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फिफ्थ रूट लेना पड़ जाएगा किसका KSP अपॉन कितना 108, तो ये हमारा S के लिए आंसर हो जाएगा। समझ पाए क्या हम लोग, ठीक है। इस तरीके से जैसे एग्जाम्पल अगर कोई पूछ ले तो एग्जाम्पल जैसे इसमें सेट करो, एग्जाम्पल बताओ किस तरीके के लिखोगे, जैसे Ca3PO4 का ट्वाइस, इस तरीके के एग्जाम्पल आ सकता है आपका, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल मतलब 2:3 रेशियो वाले एग्जाम्पल्स ही आपको बनाने हैं, उसके अंदर कर सकते हैं क्या, ये इजी है कि नहीं है, इजी आसान है ये सब। तो चलो अब एक लास्ट, अब इन जनरल में बता दूं, इन जनरल जो रूल सिखाया मैंने उससे देखो, इन जनरल कभी भी आपको बेटा AX BY टाइप का अगर सॉल्ट दिया है,
इन जनरल ध्यान रखना, कभी भी आपको ax by टाइप का सॉल्ट दिया है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4, y की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 जो भी रहे, जिस तरीके के जो 4 किए थे, तो ax by का कभी भी आपसे ksp का फॉर्मूला पूछे तो बेटा ksp ax by का ksp निकालने का तरीका क्या सिखाया मैंने, x के पावर x कर दो, x के पावर x इंटू y के पावर y, x के पावर x इंटू y के पावर y इंटू s के पावर x प्लस y। तो ये देखो, ये तरीका अगर आपने सीख लिया तो आपको विद इन 10 सेकेंड आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। ax by निकालने का तरीका क्या है, x के पावर x इंटू y के पावर y इंटू s के पावर x प्लस y। तो ये तरीका होगा हमारे लिए निकालने का। और अगर आपसे s पूछ लेता, इसका सॉलिबिलिटी पूछ लेता, तो सॉलिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता बेटा हमें, x प्लस वाई का रूट हो जाता, x प्लस वाई रूट हो जाता है इसका, और अंदर क्या आता ksp अपॉन क्या आ जाता है, x के पावर x इंटू वाई के पावर y। ठीक है, कर सकते हैं इसे, आ गया समझ में कैसे करना है। तो जनरल ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जिनको आप घर पे ट्राई कर लेना। लगभग मैंने एग्जांपल्स में सब कवर ही कर लिए हैं, तो होमवर्क के फॉर्म में दे देता हूं, आप KSP के एक्सप्रेशन उनके लिख लेना। कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग इस टॉपिक पे शुरू करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दे रहा है, राइट रिलेशन छोड़ो, ऐसे लिखो, राइट एक्सप्रेशन ऑफ KSP, राइट एक्सप्रेशन ऑफ KSP in terms of S for following कुछ नीचे में दे रहा हूं, उनके लिए KSP का एक्सप्रेशन लिखिए। किसके टर्म में लिखिए बेटा, S के टर्म्स में लिखना है। जैसे पहला आपको दे रहा है, पहला आपको मान लो दे दिया CaSO4, ठीक है, ठीक है, इस तरीके इनके लिखने आपको। ठीक है, सेकंड दे रहा है आपको मान लो AlPO4, थर्ड आपको दे रहा है FeOH थ्राइस, फोर्थ आपको दे रहा है ना। आप डायरेक्ट लिखने का तरीका जो मैंने सिखाया उसको फॉलो करके लिखना। फोर्थ आपको दे रहा है Ag2CrO4, फिफ्थ आपको दे रहा है अगर, फिफ्थ आपको दे रहा है ZnOH ट्वाइस, ठीक है। सिक्स्थ आपसे दे रहा है Li3 Na3 Al F6 का ट्वाइस, है ना। इस तरीके से आपको बना के दे दिए जा सकते हैं एग्जांपल्स, बहुत सारे, है ना, 6 दिए ना मैंने, और भी दे देता हूं। चलो, सेवेंथ आपको दे रहा है Ca3PO4 का ट्वाइस, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल वो बना के कुछ भी दे सकता है आपके पास। जैसे मान लो एक और बना दूं मैं, 8वां दे सकता है। ऐसे सॉल्ट्स देगा जो स्प्रेंगली सॉल्युबल होंगे, ना, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं देगा, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स देगा ही आपको। जैसे और एग्जाम्पल बनाना चाहो तो आप ये बना सकते हो, मैग्नीशियम के साथ बना देता हूं Mg3PO4 का ट्वाइस। तो ये तो सेम ही हो गया, एक ही तरीके का एग्जांपल होगा। तो जो भी स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होंगे उनके क्वेश्चंस इस तरीके से हमें दे सकता है, तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है ना। इसको एक और ले लो, चलो देखो, सॉल्ट्स जो भी बन सकते हैं जो इनसॉल्युबल, Ag3PO4, ठीक है। तो इन सॉल्ट्स का आपको KSP निकालना है, इन टर्म्स ऑफ S निकालना है। आप देख सकते हो ये 1:1 वाला सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट, ये भी 1:1 वाला ही सॉल्ट है। आपको बस पहचानना आना चाहिए, ये 1:3 वाला सॉल्ट है, ये 2:1 वाला सॉल्ट है, ठीक है, ये 1:2 का सॉल्ट है। ये देखो जरा सा, इसको कैसे करोगे सॉल्व, है ना। ये काफी अच्छा है, ये जेई में पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है। तो ये मैं आपको करने के लिए ही छोड़ रहा हूं। ये 3:2 वाला सॉल्ट है, ये 3:2 का है, ये 3:1 वाला सॉल्ट है। तो आप आसानी से सब KSP जो मैंने अभी तरीका सिखाया, इस तरीके से आप किसी का भी KSP निकाल सकते हो। इवन इसका भी निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, इसका तरीका क्या लगाओगे, देखो, 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2, ठीक है। जो ये तरीका सिखाया उससे 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 इंटू S के पावर
3 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 2 8। एस के पावर कितना आएगा, 8 आएगा। और आगे नंबर क्या आएगा, आगे जो न्यूमेरिक डिजिट आएगा, ये तो एस के पावर 8 आ गया, आगे न्यूमेरिक डिजिट क्या आएगा, 3 के पावर 3 27 होगा। 3 के पावर 3 मतलब कितना, 27 इंटू 2 के पावर 2 मतलब कितना, 4। तो 27 इंटू 27 इंटू 4, उसका जो भी मल्टीप्लीकेशन 27 इंटू 4 तो कितना होता है 108, और इसको फिर 27 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो जो भी आएगा आपका इंटू एस के पावर कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 2 कितना 8, तो निकाल सकते हैं। तो ये आपका एज होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप कर लीजिए क्योंकि आसान सी चीज है, मैंने सिखा दिया है किस तरीके से केस पे निकालते हैं। कल हम लोग बेटा इसी पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को यूज करके कैसे न्यूमेरिकली प्रॉब्लम हमसे किस तरीके से बनते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।